साथियों, गौतीत आश्रम के गौपैथी से मानव स्वास्थ्य प्रबंधन के जो श्रृंखला चल रही है कि हम समाज को जागरूक कर रहे हैं, किस तरह हम पंचगव्यों के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य दे सकें। तो इसमें जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो डॉक्टर चौहान, वो आज हमारे साथ रहेंगे। मैं उनका परिचय आप लोगों को करा देता हूँ। वैसे तो हमारे पिछले वीडियोज़ में सब में हमने उनका परिचय कराया है, पर नए-नए लोग जुड़ते रहते हैं और हमें भी उनका परिचय कराने में बड़ा आनंद का अनुभव होता है। तो प्रोफ़ेसर आर.एस. चौहान हेड रहे हैं पैथोलॉजिकल डिपार्टमेंट के वेटरनरी साइंस के और वो एक्स डायरेक्टर रहे हैं इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के और उत्तराखंड गवर्नमेंट के इंडियन बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के भी वो डायरेक्टर रहे हैं और नेशनल फेलो रहे हैं वो आईसीएआर के यानी इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च के और डब्ल्यूएचओ जैसी संस्था के भी एडवाइजर रहे हैं और 40 सालों का उनका अनुभव है इस लाइन का। उन्होंने बहुत सारे जानवरों के ऊपर और गौ माता के ऊपर बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सारे रिसर्च उन्होंने किए हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल के रिसर्च उनके हैं जो बहुत बड़े-बड़े जर्नल्स में छपे हैं और जो गौमूत्र पर पेटेंट्स लिए गए उसमें उनका बड़ा अथक प्रयास है और वो उस टीम के बड़े एक्टिव मेंबर रहे हैं। तो आज का जो विषय है उनके जिसके ऊपर हमें उनका मार्गदर्शन उद्बोधन मिलने वाला है कि गौपैथी के माध्यम से जो ह्यूमन हेल्थ एंटी एजिंग है, यानी देखिए आयु सबकी बढ़ती है। आप म्यूट हो गए। हो कि हम 40 साल में ही बूढ़े जैसे दिखने लगे और हमारी कार्य क्षमता कम हो जाए। तो जो इनमें पंचगव्यों का क्या रोल हो सकता है, इसके ऊपर डॉक्टर साहब का मार्गदर्शन आज हमें मिलेगा कि गौपैथी के माध्यम से कैसे हम एंटी एजिंग यानी अपनी आयु के प्रभाव को अपने शरीर के ऊपर कम कर सकते हैं और हम किस तरह युवा रहकर अपने कार्य का ठीक से पालन कर सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि वे हमारा मार्गदर्शन करें। डॉक्टर प्रोफेसर चौहान। धन्यवाद ज्ञानेंद्र जी। जैसा ज्ञानेंद्र जी ने बताया अभी कि आज का जो विषय है वो एंटी एजिंग, गोपैथी, काउपैथी एंड एंटी एजिंग। एंटी एजिंग माने कि हम जल्दी से वृद्ध नहीं हो, हमारी उम्र बढ़े और उम्र बढ़ने का मतलब ये है कि हम स्वस्थ रहें। अगर स्वस्थ हैं तो सब कुछ अच्छा लगता है और अगर स्वस्थ नहीं है तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता जी। हमारे यहाँ कहा जाता है भाई, सबसे पहला जो मानते हैं कि निरोगी काया, सबसे पहला जो मनुष्य को मिलना चाहिए वो निरोगी काया, कि उसको कोई बीमारी नहीं हो और लंबी उम्र हो और वो उम्र आनंददायक हो। वो ऐसा नहीं है कष्ट भरी अगर जिंदगी है तो कष्ट भरी जिंदगी में तो उससे तो कई बार कहते हैं भाई इससे तो छुटकारा मिल जाए वही अच्छा है। जैसा वेदों में भी कहा गया है डॉक्टर साहब कि जीवे में सरदा सतम शृणुयाम सरदा सतम, यानी मैं 100 वर्ष तक जीऊं तो 100 वर्ष तक मैं देखता भी रहूं, चलता भी रहूं, सुनता भी रहूं, यानी मेरी सब कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां सब अच्छी रहें। जी जी जी, जी। तो निरोगी काया और हमारा लंबा जीवन, एंटी एजिंग करके ऐसे बात आती है। अब कई बार ये रहता है कि भाई आप देखते होंगे मार्केट में एंटीऑक्सीडेंट्स, लोग ये प्रचार प्रसार करते हैं कि भाई फलाना कैप्सूल खाइए, आप फलानी टैबलेट खाइए या ऐसे ये कॉस्मेटिक यूज करिए तो आप जवान दिखेंगे। टीवी पर ऐड आते हैं विभिन्न प्रकार की क्रीम के, ऑयल के, और जितने वो ऐड आते हैं उससे मैंने तो कभी किसी को लाभ होते नहीं दिखा। एक ऐड आता है कि साहब ये क्रीम लगाइए तो गोरे हो जाएंगे। आज तक डार्क व्यक्ति को वो क्रीम लगा के गोरा होते हुए मैंने कभी देखा नहीं और ऐसा होता नहीं। बट वो इतने भ्रामक विज्ञापन है कि उन विज्ञापनों को देख देख के हम लोगों ने उन केमिकल युक्त क्रीम और तेल और ये प्रयोग करने शुरू कर दिए और उसके फलस्वरूप हमें नुकसान बहुत ज्यादा है। तमाम लोगों के बाल उड़ जाते हैं जल्दी, गांधी जी के भी जरा कम हो रखे हैं बाल, तो यही नहीं, और चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाती, ब्लैकनेस आ जाती। जरूरत से ज्यादा आप जब ये केमिकल और इनका इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित रूप से ये घातक है, नुकसानदायक है
ये कॉस्मेटिक आप ऊपर से कवर लगा के तो रह सकते हैं, जैसे फिल्मों में या इनमें टीवी कार्यक्रमों में दिखाते हैं कि वो जितने सुंदर वो मेकअप करके दिखते हैं उतने सुंदर बाद में नहीं दिखते हैं। तो परत लगा के तो कर सकते हैं, लेकिन उससे अगर शरीर का शुद्धिकरण अगर हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। जैसे इनमें सभी में ऑलमोस्ट कई केमिकल ऐसे पड़ते हैं, सोडियम डोडेसाइल सल्फेट है, सोडियम ल्योरेल सल्फेट है, या ढेर सारे ऐसे जिनमें मिनरल ऑयल यूज होता है। मिनरल ऑयल माने तारकोल और ऐसे करके जो निकलते हैं तो उसमें से एक ऑयल निकालते हैं, वो मिनरल ऑयल है। वो चिकना तो बहुत है लेकिन उसके अपने हानिकारक प्रभाव, और वो शरीर को पोषण करने की बजाय वो नुकसान करते हैं। मैंने तो ये देखा, देखिए मैं एक एग्जाम्पल देकर शुरुआत करूंगा कि हमारे घरों पे गाय भैंस ऐसे दुधारू पशु रहते आए हैं शुरू से। तो जब ये दुधारू पशु रहते हैं, दूध आता है, दूध पीते, दूध को जमा के दही जमाते, दही को बिलो के मक्खन निकाल के उसका घी बनाते, छाछ को पीते। तो जो भी महिलाएं, मैंने अपनी माँ को देखा कि वो जब दूध को दही को चला के और मक्खन निकालती थी, और मक्खन निकाल के तो एक बर्तन में रख दिया मिट्टी के में, और उसके बाद जो उनके हाथ पर रह गया चिकनाई, उसी को हाथ मल के और उन्होंने चेहरे पर बालों पर लगा दिया। आप विश्वास जानिए कि मेरी माँ की स्वर्गवास करीब 88 की उम्र में हुआ। उनके बाल काले थे, गोरी चिट्टी थी, कोई दाग धब्बा चेहरे पर नहीं था, कोई झुर्रियां नहीं थी बुढ़ापे के बावजूद, और इतना चिकना शरीर था कि गोरा बिल्कुल एकदम जैसे लाइट। वो बहुएं चिढ़ती थी उनसे, सब बच्चे सब चिढ़ते थे कि दादी आप इतनी ऐसे कैसे गोरी हो, और हम तो अभी से ऐसे हो गए। और मेरी माँ ने कभी भी मार्केट का तेल या कोई क्रीम या कोई पाउडर कभी पूरी जिंदगी में, यहाँ तक मुझे ध्यान है, कभी प्रयोग नहीं किया। बालों में तेल डालना है तो घर का सरसों का तेल, और जो ऐसे करके लगाते हैं वही क्रीम पाउडर था उसका। तो माने देसी गाय का जो मक्खन है, जो मट्ठा है, जो दूध है, उसकी जो मलाई है, वही अपने आप में सबसे बड़ा कॉस्मेटिक है। लेकिन हम ये चीजें तो भूल गए। अब वास्तव में ये चीज अवेलेबल भी नहीं है लोगों को, मेट्रोपोलिस वालों को। तो धीरे धीरे हम लोग कहाँ आ गए, कॉस्मेटिक्स पर। और कॉस्मेटिक्स में क्या है कि वो जो क्रीम है, वो क्रीम कहाँ से नाम आया, मिल्क की क्रीम से नाम आया उसका। और कहते हैं कि हाँ दूध की क्रीम पड़ी है इसमें। अरे दूध की क्रीम नहीं पड़ी उसमें, वो ऐसे ही बहकाते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं। कुछ लोगों ने नारियल की क्रीम, कुछ लोगों ने कुछ बनाना शुरू कर दिया। खैर, इससे उल्टे प्रभाव शुरू हुए। हमारे खान पान में तो केमिकल आए ही, हमारे वातावरण में, पानी में, हवा में, मिट्टी में, इन सभी के माध्यम से भी केमिकल आए। दूसरा, हमने कपड़े, हमने जो प्लास्टिक की चीजों का उपयोग अपनी जिंदगी में बढ़ा लिया, उसका असर भी पड़ा। और ऐसे करके ये प्रभाव हुए धीरे धीरे कि हम कम उम्र में ही बुढ़े दिखने लगे। जैसे ज्ञानंद जी कह रहे थे अभी, मेरा छोटा भाई है, बड़े भाई कर्नल थे आर्मी में, उनके बाल काले थे, वो अंतिम समय तक उनके बाल रहे, और ईश्वर की कृपा से मेरे भी बाल अभी सही सलामत हैं। लेकिन जो मेरे से भी 15 साल छोटा मेरा भाई है, उसके बाल उड़ गए। वो इतना क्रीम पाउडर लगाता रहा, उसका चेहरा भी उल्टा काला होता गया। और ये तो माने केमिकल्स हमारे जो दैनिक जीवन में जहां भी उपयोग होते हैं वो नुकसानदायक हैं, वो एजिंग प्रोसेस को फास्ट करते हैं। वो जैसे कहते हैं कि साहब ये चीज लगा लीजिए स्किन के ऊपर, वो त्वचा की ऊपर की सेल्स मर के निकल जाएंगी और अंदर से नई त्वचा आ जाएगी। लेकिन वो इस चीज को ऐसा फास्ट कर रहे हैं कि वो जो नई आएंगी उनमें भी केमिकल का अंश रहेगा, और वो फिर वैसे ही प्रभाव आने शुरू हो जाएगी। खैर, हमने तो गोपैथी की बात कर रहे थे। तो गोपैथी और एंटी एजिंग, कैसे हम इससे स्वस्थ रहें, लंबा जीवन जिए, और उसके क्या क्या प्रभाव हमारे जीवन पर होते हैं, जो मैंने खुद अनुभव किए और एक्सपेरिमेंट से भी अनुभव किए। और मैं कई बड़े मजेदार प्रसंग आपको बताऊंगा इसमें, कि जब मैं नैनीताल के एक इंस्टीट्यूट, जो आप नाम ले रहे थे बायोटेक का, उसमें डायरेक्टर था, तो वहां हमने गोपैथी पर बहुत काम किया। वहां हम ये उबटन है, फेस पैक है, ये गोमय का सोप है, ऐसी चीजें बनाना सिखाते थे ट्रेनिंग। और वहां का जो हमारा ये फेस पैक था, ये समझिए कि एक्सपेरिमेंटल बनता था, लेकिन जितना बना
वो 1-2 दिन में सारा का सारा आर्मी ऑफिसर्स की लेडीज या बड़ी हाई क्लास लेडीज वो ट्रायल ले जाती। इतना अच्छा लगता था उनको, इतना उपयोगी लगता था उनको। और कई लोग तो अभी भी फोन करके पूछते, अब मेरे पास ऐसी लेबोरेटरीज नहीं है खैर, लेकिन उस समय 5-6 साल बहुत ज्यादा काम हुआ इस विषय पे और बड़ा उपयोगी। मैं उसके गुणधर्म भी बताऊंगा। तो गोपैथी की जब हम बात करते हैं तो गोपैथी में हम 5 चीजें, जो पंचगव्य है वो तो लेते ही हैं, और उसके साथ साथ गाय के साथ रहना, गाय के सानिध्य में रहना, गाय की सेवा करना, गाय के ऊपर हाथ फिराना, गाय से फ्रेंडशिप करना, ऐसी चीजें भी इसमें शामिल है। जैसे अब एजिंग के कारण क्या है, वो कैसे कैसे हम ठीक होते हैं। सबसे बड़ा कारण होता है एजिंग का टेंशन। आजकल स्ट्रेस इतना है सभी के जीवन में, चाहे तो पैसे कमाने को लेकर के हो, चाहे पारिवारिक टेंशन हो, चाहे सर्विस की टेंशन हो, चाहे बॉस की टेंशन हो, माने पूरा जीवन बच्चे से लेके बड़े तक सभी लोग टेंशन में। हम लोग तो प्राइमरी में इसमें पढ़ते थे, और कभी कोई टेंशन, क्या टेंशन का शब्द ही नहीं था उस समय, तो कोई स्ट्रेस जानते ही नहीं थे कि काय का मूड खराब होना, काय का टेंशन होना। पढ़े खेले सब बराबर हो गया। लेकिन अभी तो बच्चा जब केजी में आता है तभी उसकी पढ़ाई लिखाई इस प्रकार से प्रारंभ कर दी जाती है कि वो बच्चा टेंशन में रहता है, दे होमवर्क दे होमवर्क। तो घर परिवारों में टेंशन एक आम बात है, आजकल की सोसाइटी में तो बड़ा कॉमन। और बचा कुचा उसकी जो पूर्ति है टेंशन की, वो टेलीविजन के माध्यम से जो सीरियल्स आते हैं उनमें, सास बहू के सीरियल्स में, तमाम सीरियल्स में टेंशन ही टेंशन का वातावरण, और जिनको नहीं आता वो वहां से सीख के करने लगते हैं परिवारों में टेंशन। तो टेंशन एक बहुत बड़ा कारण है एजिंग का। सबसे पहले तो मैं सभी से नम्र निवेदन ये करूंगा कि भाई टेंशन में, स्ट्रेस में मत रहिए। परिवार है, जहां कहीं भी आप रहते हैं, जहां सर्विस करते हैं, सामान्य रूप से रहते हुए अपने जो दायित्व हैं उनकी पूर्ति करिए। कई बार किसी कारण से कोई दायित्व की पूर्ति नहीं हो पाती तो उसके कारण बता दीजिए, और प्रयास ये करिए कि आप तन मन से प्रसन्न रहें। अब ये आता है कई लोगों को, साहब तन में गड़बड़ी है, साहब बीमारी है, सर दर्द है, डाइजेशन प्रॉपर नहीं है, गैस बनती है, एसिडिटी बनती है। तो जो गोपैथी है, गोपैथी के जो हमारे तत्व हैं इन कॉम्बिनेशन और एक अलग अलग करके उनके जबरदस्त प्रभाव है। मैंने पहले कई एपिसोड्स में भी बताया है, आगे भी जिक्र आएंगे कि सबसे पहला तो इम्यूनिटी बहुत बढ़िया बढ़ाता है, बायो एनहांसर का काम करता है। बायो एनहांसर से मतलब है कि शरीर की कोशिकाओं में जो टॉक्सिन्स जमा हैं वो बाहर निकलते हैं, उनमें कंपन होता है, उनकी पोरोसिटी बढ़ती है, और ऐसे करके शरीर में एक ताजगी का अनुभव होता है। और जब शरीर में ताजगी और स्फूर्ति रहेगी तो व्यक्ति काम भी अच्छा करेगा और स्ट्रेस में भी नहीं रहेगा। दूसरे कि एक मैंने शायद पहले जिक्र किया हो, जो हमारे यहाँ उपवास की प्रथा है, कोई साप्ताहिक उपवास रहता है, कोई पाक्षिक रहता है, कोई मासिक रहता है, या कई बार अकेजनल, जैसे जन्माष्टमी पर रह लिए, शिवरात्रि पर रह लिए, कोई सोमवार का, कोई मंगल का, या कोई एकादशी का, या कोई पूर्णमासी का, इस प्रकार के हमारे यहाँ प्रथा है। और वो इतनी वैज्ञानिक प्रथा है कि इसी को बेस करके जापान के वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार मिला आज से कुछ वर्ष पहले। उनको पुरस्कार मिला ऑटोफेजी। ऑटोफेजी का मतलब है कि आप और हम जो भोजन करते हैं निरंतर, सुबह से शाम तक हम खाना पीना हमारा चलता ही रहता है, कभी चाय, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, और पाचन तंत्र को आराम नहीं मिलता बिल्कुल। जैसे हमारे पास गाड़ियां हैं, मोटरसाइकिल है या कार है, तो हर 6 महीने में उसकी सर्विस कराते हैं, उसका फिल्टर चेंज होता है ना, उसमें जो ऑयल है वो चेंज होता है। लेकिन हम शरीर के बारे में ऐसे सोचते हैं क्या कभी? शरीर तो धड़ाधड़ चलते चला जा रहा है, हमें जो कूड़ा मिलता है सब कुछ हजम, सब कुछ डाल डाल के पेट में, और हमने अपने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को, शरीर को और कमजोर कर लिया। एक तो संतुलित और उचित आहार करें, दूसरा यह है कि इसको रेस्ट दें। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम को थोड़ा रेस्ट मिलता है तो उसके क्या फायदे हैं वो बताऊंगा, और गोपैथी से क्या फायदे होने वाले हैं वो बताऊंगा। हमारे जो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है इसके ऊपर विलाई होते हैं,
और विलाइज के ऊपर कॉलुमनर एपिथेलियल सेल्स होती, जिसमें कुछ गॉबलेट सेल्स होती है, और वो जो सेल्स होती हैं उन्हीं पर डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं और उन्हीं के थ्रू एब्जॉर्प्शन होता है फूड का। तो डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। अब क्या होता है कि जो मैच्योर सेल्स है वो धीरे धीरे अपना काम करके टूटती रहती है, नई आके बनती रहती है, वो रिप्लेस होती रहती है। तो वो जो टूटी हुई सेल्स हैं नॉर्मल वे में, वो अगर इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हमेशा पूरा का पूरा भरा रहेगा तो वो सेल्स वहीं की वहीं चिपकी रह जाती है। और कालांतर में क्या है कि जो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में नॉर्मल सेल पाचन करना चाहिए थी, उनके ऊपर एक परत जम गई, फाल्स मेम्ब्रेन कहते हैं कई बार इसे हम, और परत जम गई, न तो भोजन को डाइजेशन होने का समय मिल रहा है वहां पर प्रोसेस के लिए, और न एब्जॉर्प्शन का मिल रहा है। तो बिना पाचन और बिना एब्जॉर्प्शन के ही वो भोजन पास ऑन हो जाता है, व्यक्ति को पूरी ताकत से इसमें नहीं मिलता। इसका जो व्रत में, उपवास में जो कारण दिया गया कि आप उपवास करेंगे, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट खाली रहेगा, सिर्फ पानी पिएंगे, तो वो टू एंड फ्रो मूवमेंट से वो धीरे धीरे वो सेल्स वहां से छूट जाएंगी, और शरीर की दूसरी कोशिकाएं, अगर वो सेल नहीं छूटती हैं तो दूसरी कोशिकाएं आके उनको खा के खत्म कर देती है। इसी प्रोसेस को कहते हैं हम लोग ऑटोफेजी। शरीर की कोशिकाएं अपने आप डेड सेल्स को खा करके, खत्म करके, और एक सफाई कर दे, और सिस्टम बिल्कुल क्लीन नया हो जाए, जैसे गाड़ी सर्विस होके आई। हमारे नेचुरोपैथी में भी ऐसी प्रक्रियाएं होती है ना। तो गोपैथी का क्या फायदा है जी? अब गोपैथी में एक एक करके लेते हैं, जैसे गौमूत्र। अब गोमूत्र को, प्रोसेस्ड गोमूत्र को जब प्रयोग करते हैं तो इससे आप देखेंगे कि आपके पेट में पाचन अच्छा हुआ, आपको मोशंस क्लियर हुए, और मोशंस क्लियर हुए उसमें थोड़ा सा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इंक्रीज होते हैं। मोशंस जो क्लियर हुए तो 2-3 दिन में, एक हफ्ते में, 10 दिन में जब हम लेते हैं इसे, तो हमें बड़ी ताजगी सी अनुभव होने लगती है। कारण क्या है कि वो जो शरीर में जमा जितना डेड थी, वो सब सेल्स को इन्होंने वॉश आउट करके वहां से हटा के और क्लीन कर दिया सिस्टम। ये सबसे बड़ा गुण आता है। दूसरा, जैसे दही या छाछ, दही छाछ के क्या गुण है कि इसमें प्रोबायोटिक बैक्टीरिया, जो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया हैं माने लाभदायक बैक्टीरिया। अब गौमूत्र से जैसे सिस्टम साफ हुआ था, आप छाछ, मट्ठा या दही लेते हैं तो उससे क्या है, उसके साथ जो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया जाएंगे वो वहां के रिसेप्टर्स पर जाके अटैच होंगे, और लाभदायक बैक्टीरिया जितने इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ज्यादा से ज्यादा होंगे, उतना वो वहां पर विटामिन की सिंथेसिस है, दूसरी बायोलॉजिकल प्रोसेस है, डाइजेशन में हेल्प करते हैं, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, और किसी हानिकारक बैक्टीरिया वायरस को वहां नहीं आने देते। तो सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ कि आप हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, पाचन सही हो गया, और कोई हानिकारक बैक्टीरिया वायरस आ रहा है उसको भी टिकने नहीं देंगे, वो बाहर निकल जाएगा। तो एक तो बीमार नहीं पड़ेंगे, और दूसरा जो भी कम या ज्यादा भोजन हुआ उसका पाचन सही से करके वो आपको लगेगा, पूरी ताकत आपको मिलेगी, और आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। स्वस्थ रहेगा तो निश्चित रूप से आपकी एज बढ़नी है, आप स्वस्थ रहने हैं, आप अच्छे लगने वाले। इसी प्रकार दूध, अब दूध को जैसे हम लोग पीते हैं आमतौर पर उबाल करके, ठंडा करके पीते हैं, और सामान्यतः गुड़ के साथ। एक जो बीच में परंपरा डेवलप हो गई, कुछ के साथ चीनी ली और चीनी मिक्स करके दूध में पी ली, तो ये कृपया कभी मत करिए। एक तो दूध की जब हम बात करते हैं तो देसी गाय के दूध की बात करते हैं। अभी मार्केट में जो दूध है तो वो भगवान मालिक है, उसमें क्या है। दूसरे, चीनी मिक्स कभी मत करिए। दूध को पीना है तो गुड़ से पीजिए, और गुड़ को भी उसमें मिक्स नहीं करना है। गुड़ की एक डली ले लें, छोटी 10 ग्राम 20 ग्राम की डली, और उससे काट काट के दूध को पिए। हमारे यहाँ आज से नहीं, मैं तो 50-60 साल से घरों पे भी देखा था गांव में, कि रात्रि को एटलीस्ट सबको एक एक गिलास दूध गुड़ के साथ पिया ही जाता। कारण क्या है, हम जैसे समझते हैं कि दूध संपूर्ण आहार है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन दूध में जो एक सबसे बड़ी कमी है वो है आयरन की और मिनरल्स की। आयरन नहीं होता दूध, और गुड़ में सबसे ज्यादा आयरन होता है। तो गुड़ और दूध का कॉम्बिनेशन ऐसा है कि जितना ज्यादा उसको चाहिए आयरन, उतने आयरन की उपलब्धता दूध में होती है। दूसरे,
कि लोग कहते हैं कि भाई दूध में जो कैल्शियम है वो तो आंख से एब्जॉर्ब भी नहीं होगा अनटिल अनलेस आप विटामिन लेते हो, विटामिन डी हो साथ में। तो एक मैं बता दूं कि जो देसी गाय है, देसी गाय के दूध की यही खासियत है अन्य के अलावा कि इसमें विटामिन डी भी साथ में ही होता है। तो दूध में विटामिन डी भी है, दूध में कैल्शियम भी है, दूध में प्रोटीन भी है, और वो प्रोटीन भी A2 प्रोटीन। A1 प्रोटीन अगर जाएगी तो निश्चित रूप से वो मानसिक रोग या दूसरे रोग पैदा करेगी। A2 प्रोटीन जाएगी तो वो स्वस्थता का एक प्रमाण अपने आप में है। तीसरे उसमें जो फैट, आमतौर पर हमारी गायों के जो दूध में फैट रहती है 3, 3.5, 4% तक रहती है। ये जो फैट है, ये फैट लाइपोप्रोटीन्स की शेप में होती है, और ये फैट जब जाती है तो ये हमारे ब्रेन को, हमारे नर्वस सिस्टम को बहुत मजबूत करती है। कैसे कि जो बाह्य वातावरण में केमिकल्स आते हैं, इनकी वजह से नर्व फाइबर्स का, जो नर्व फाइबर के ऊपर एक सीट रहती है, माइलिन सीट कहते हैं, तो ये केमिकल्स डिमाइलिनेशन कर देते हैं। डिमाइलिनेशन माने कि जो नर्व फाइबर है उनके ऊपर जो एक परत लगी हुई थी उस परत को छुड़ा देते हैं और वो नेकेट हो जाते हैं। इसी वजह से हम लोगों ने देखा होगा कि इरिटेशन बहुत होता है, कई लोगों में बहुत गुस्सा आता है, मामूली सी बात पर हमेशा, जैसे कहते हैं ना कि इसकी तो नाक पे गुस्सा रखा रहता है। तो उनकी प्रॉब्लम नहीं है, उनके नर्व फाइबर्स में वो डिमाइलिनेशन हो रखा है। और ये जो देसी गाय के दूध की जो फैट जाती है, ये उसकी रिपेयर भी करती है, उसे मजबूती प्रदान करती है और नर्व फाइबर की डिमाइलिनेशन नहीं होने देती। दूसरे, दूध में जो सेरेब्रोसाइट्स है, स्ट्रोंशियम है, ऐसे फैट ग्लोब्यूल्स और लाइपोप्रोटीन्स, ये मेमोरी एनहांस करना, नर्व फाइबर को मजबूती प्रदान करना, और जो नर्वस सिस्टम है इसको एज सच न्यूट्रिशियस वैल्यू से बनाए रखना। फैटी फायदे क्या होते हैं? मेमोरी बढ़ी, जो डिमाइलिनेशन हो रहा था वो रुका, इरिटेशन चेक हुआ, स्ट्रेस मैनेज हुई, चिंता, जैसे कहते हैं कि भाई चिंता में डूबा रहता है आदमी, उसमें असर पड़ता है, डिप्रेशन में नहीं जाता, ऐसे सब लाभ इससे मिलते हैं। तो मैंने बताया कि जो पंचगव्य गोपैथी कहते हैं, जितने भी कारण हैं वो सभी चीजों से, उन सभी तत्वों से हमें लाभ किसी न किसी रूप में होता है। इसी प्रकार एक और चीज आती है गोमय। गोमय गोबर से जैसे बनाते हैं अपने लोग सभी जानते हैं। गोमय से जो कॉस्मेटिक पदार्थ है, जो हमारे पूजा के पदार्थ हैं, ये बनते हैं। जैसे गोमय से कंडे बना करके आप हवन करिए। गाय के कंडे से जब हवन करेंगे तो उस घर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा रहेगा, हानिकारक बैक्टीरिया, वायरस, कीटाणु मरेंगे। ये बात सर्वसिद्ध है, सर्वसिद्ध है। और ये हवन आप कभी भी कर सकते हैं। देसी गाय के घी की आहुति, चावल की आहुति, और देसी गाय के गोबर से बने हुए कंडे, उससे आपके एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट, माइक्रो इन्वायरमेंट, मैक्रो और माइक्रो, घर का शुद्ध रहेगा, बढ़िया रहेगा। दूसरा, गोमय से फेस पैक, गोमय से सोप, गोमय से उबटन, ऐसे करके कई चीजें अपने लोग बनाते रहे हैं, जिसमें मुल्तानी मिट्टी है, गेरू है, हल्दी है, चंदन है, गोमय है, गोमूत्र है, ये सब चीजें पड़ती है। और उससे बने चीजों से अगर हम स्नान करते हैं, उस सोप से स्नान करते हैं, उस जो उबटन है उसे लगा के स्नान करते हैं, या जो फेस पैक है उस फेस पैक से हम अपने चेहरे की सफाई करते हैं, तो आप देखिए कि जो चेहरे की या जो स्किन की सेल्स है, स्किन की सेल्स को वो इतना अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, डेड सेल्स को हटाते हैं, और इतना नेचुरल और अच्छे रूप में न्यूट्रिशन मिलता है उन सेल्स को। स्किन की पोरोसिटी बढ़ जाती है, जो पसीना बहुत आएगा, जो टॉक्सिन्स हैं वो बाहर निकल जाएंगे, सुंदरता बढ़ती है, गोरापन बढ़ता है, और आप यंग लगने लगते हैं। ये बिल्कुल सिद्ध है, सर्वसिद्ध, ऐसे प्रयोग कर सकते हैं। दूसरे क्या होता है कि जो डीएनए, एक हमने जैसे शुरुआत में बात कही थी, एंटीऑक्सीडेंट प्रयोग करते हैं, मीन्स कि शरीर की ऐसी प्रक्रियाएं हैं कि जिनमें ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप जो हमें डैमेज हुआ स्किन में या बॉडी सेल्स में, तो एंटीऑक्सीडेंट दे के सही करेंगे।
और जितना एंटीऑक्सीडेंट ये सब देते हैं, नेचुरल तो कहते हैं, वो नेचुरल में एनिमल ऑरिजिन के भी या नॉन वेज भी चीजें बहुत ज्यादा रहती है, उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर गोपैथी का प्रयोग करते हैं तो ये डीएनए को डैमेज होने से रोकती है एक, और जो डीएनए डैमेज हो गया उसकी रिपेयर भी करती है। एक बार शायद मैंने पहले भी जिक्र किया हो, ये शुरुआती अनुसंधान हमारे प्रयोगशाला में हुए 90s और ये 2000 के दशक में, और मुझे जरा शुरुआती जमा नहीं मामला, 1 एक्सपेरिमेंट, 2 एक्सपेरिमेंट, 3 एक्सपेरिमेंट हमने किए, हमें लगा कि भाई ये है। तो उसके बाद जब हमने बात करनी शुरू करी वैज्ञानिक समुदाय में, तो निरी के वैज्ञानिक डॉक्टर चक्रवर्ती जी, वहां के निदेशक, रिटायर हो गए अभी, उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को एमएससी पीएचडी में प्रॉब्लम दी, और उनके यहाँ से भी ये सिद्ध हुआ कि गोमूत्र और गोमय इनके प्रभाव से जो डीएनए सेल्स का डैमेज होता है, ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स बन जाते हैं, तो ये इनके ट्रीटमेंट से वो जो टूटन होती है वो टूटन रुकती है, रिपेयर होता है, और जो ऑलिगोज बन गए थे वो ऑलिगोज फिर असेंबल होकर के डीएनए को रिपेयर करते हैं, मजबूती प्रदान करते हैं। ऐसे करके देखा। अब ये हम सब लोग जानते हैं कि जो एजिंग है, एजिंग क्या है कि हमारा डीएनए वो टूट रहा है, वो टूट फूट रहा है, वो डैमेज हो रहा है, और उसकी वजह से सेल्स डिस्ट्रॉय हो रही हैं, उसकी वजह से कई म्यूटेशन की वजह से कई सेल्स कैंसर सेल्स में कन्वर्ट हो रही हैं, कई सेल्स दूसरे खुराफात वाले काम कर रही हैं, जो शरीर का काम करना चाहिए था उसे नहीं कर रही है। तो ऐसी सारी प्रक्रियाएं होती है, और इनमें गोमूत्र का और गोपैथी का बहुत बड़ा योगदान है कि जो डीएनए है उसको डैमेज नहीं होने देता, जो डैमेज हुआ उसकी रिपेयर करता है, और उसको मेंटेन रखता है, मैनेज रखता है, स्वस्थ रूप में रखता है। तो एक बहुत बड़ा। दूसरा, जैसे इम्यूनिटी वाले में हमने बताया था कि भाई इम्यूनिटी बढ़ती है, जब इम्यूनिटी आपके शरीर की स्ट्रांग रहेगी तो आपको कोई बीमारी नहीं। और सबसे बड़ा लाभ इसमें क्या होता है कि जो फेगोसिटिक सेल्स हैं, मैक्रोफेजेज हैं, उनको गोमूत्र से बड़ी मजबूती मिलती है, और वो शरीर में टूट फूट के फलस्वरूप जो डेड सेल्स हैं उनको खा के खत्म कर देती है। तो हमेशा बिल्कुल जैसे नया का नया शरीर अंदर से बना रहता है, ये एक फायदा होता है। दूसरा कि हमने जैसे बायो एनहांसर की बात की थी, तो हमारे जो सेल्स के वाइब्रेशन है, उनकी पोरोसिटी है, वो बढ़ती। तीसरा हीलिंग, हीलिंग जैसे मान लीजिए कहीं घाव हो गया, कहीं कोई चोट लग गई, अंदरूनी जैसे प्रॉब्लम होती रहती है, कहीं थोड़ा मोटा प्रॉब्लम हो गई, तो गोमूत्र या गोपैथी के प्रभाव से वो हीलिंग बड़ी सुदृढ़ होती है, बड़ी तेजी से होती है। माने जैसे मैंने शायद बताया हो पहले कि कई सर्जन बरेली में और दूसरे शहरों में गोमूत्र का प्रयोग करते हैं पोस्ट ऑपरेटिव केयर में। कैसे कि अगर कोई सर्जरी हुई और वो सर्जरी का जो घाव है वो मान लीजिए 10 दिन में भरने वाला है, तो गोपैथी का भी प्रयोग साथ में करेंगे अपने और प्रोसीजर्स के साथ में, तो वो 4-5 दिन में 6 दिन में ही भर जाएगा, मतलब आधा समय लेता है। इतनी बढ़िया हीलिंग होती है। क्यों? क्योंकि फाइब्रोब्लास्ट जो एक्सपेंड हो करके, जो बढ़ के, जो इनका फाइब्रोप्लेसिया हो करके वो जो घाव को भरते हैं उनमें तेजी आती है, साइटोकाइंस बढ़ते हैं उनमें तेजी आती है, और जो वहाँ डेड सेल्स होती हैं उसको फैगोसिटिक सेल्स खा के टैब्स को वो खत्म कर देती है। तो जो कूड़ा था वो हट गया, और उसकी जगह पर झाड़ू पोछा लग के बिल्कुल एकदम से सेल्स नई बन के और घाव भर गया। तो ऐसी प्रक्रिया इसमें होती है। और क्या इफेक्ट आता है गोपैथी का? एंटी केमिकल इफेक्ट। हमारे वातावरण में, फूड चेन में मैंने कई बार कहा, जैसे पेस्टिसाइड से, हैवी मेटल से, माइकोटॉक्सिन से। माइकोटॉक्सिन में 2-3 बड़े खतरनाक हैं, अफ्लाटॉक्सिन, ओक्राटॉक्सिन, जेरेलिनोन। ऐसे ऐसे टॉक्सिन्स आते हैं जैसे मान लीजिए आपको पता भी नहीं चलेगा, जैसे गेहूं स्टोर कर रखा है आपने, या कोई भी दाने हैं, गेहूं हैं, कोई और अनाज है आपने स्टोर कर रखी, वहां पर थोड़ी सी नमी आ गई, वो फंगस आ गई, और वो फंगस की वजह से टॉक्सिन्स रिलीज हो गए, और वही दाना आपने पिसवा करके आटे में यूज कर लिया, या मार्केट का आटा ला रहे हैं उसमें, या मार्केट का कोई फीड ला रहे हैं उसमें, है ना। ऐसे करके अफ्लाटॉक्सिन्स भी बहुत ज्यादा मात्रा में आ रहे हैं। दूसरे, कई लोग जो नॉन वेज खाते हैं, मुर्गियों के दाने में अफ्लाटॉक्सिन्स बहुत जाता है, वो मुर्गियों के शरीर में अफ्लाटॉक्सिन जमा रहता है, जो अंडे के रूप में, मीट के रूप में आता है,
तो ऐसे करके माने शरीर में वो अफलाटॉक्सिन किसी न किसी रूप में पहुंचता है, वो बड़ा हानिकारक है। तो गोमूत्र और गोपैथी जो पेस्टिसाइड है, जो हैवी मेटल्स हैं, जो माइकोटॉक्सिन है, अफलाटॉक्सिन है, इनके दुष्प्रभावों को दूर करती है, इनको न्यूट्रलाइज करती है, इनके इफेक्ट्स को नेगेट करती है। और क्या होता है फलस्वरूप कि ये जो केमिकल्स आए थे, इनकी वजह से जो शरीर में दुष्प्रभाव पड़ रहे थे, वो दुष्प्रभाव भी हट गए, वो दुष्प्रभावों में भी आराम मिला। तो क्या हुआ, शरीर की स्वस्थता बढ़ी उसमें, है ना। और हमने कई जगह ये देखा है कि जो शरीर की एक्टिविटी, शरीर की सेल्स की जो एक्टिविटी बढ़ती है बायो एनहांसर इफेक्ट की वजह से, उसकी वजह से क्या कि जो ये टॉक्सिन्स आके पहले से भी जो जमा थे शरीर में, सेल्स में, वो भी निकल के बाहर और उनको खत्म कर देते। ऐसे प्रभाव इनके आते हैं। और क्या प्रभाव होता है जी, एक जैसे मैंने बताया कॉस्मेटिक में ना एक ऑयल बनाते हैं, जिसमें गोमूत्र, गोमय ये सब पड़ता है। और वो जो ऑयल है, वो ऑयल का शरीर पर मसाज करने से आराम आता है। और विशेष रूप से बालों में, कि जो लोग वो ऑयल लगा लें या वो ऑयल लगा के वॉश कर लें, ऐसे उनके बाल काले बने रहते हैं, ग्रेइंग नहीं होती जल्दी से, और उनके बाल झड़ने बंद हो जाते हैं, झड़ते भी नहीं है। ऐसे करके असर पड़ता है। इन्वायरमेंट का मैंने बताया कि जो हमारा घर का इन्वायरमेंट है और जो हमारा माइक्रो इन्वायरमेंट है बॉडी का, जब हम गोपैथी की चीजें यूज करते हैं तो मैक्रो माइक्रो इन्वायरमेंट भी हमारे सुदृढ़ होते हैं। अब इतने सारे प्रभाव जो मैंने बताए, अगर इनको हम देखें टोटलिटी में, तो क्या क्या प्रभाव आए कि हमने गोपैथी को प्रयोग किया, डीएनए रिपेयर हुआ, सेल्स की एक्टिविटी बढ़ी, डेड सेल्स शरीर से रिमूव हुए, फेगोसिटिक एक्टिविटी बढ़ी, और कुछ फास्टिंग की तो उसका प्रभाव आया, नहीं तो हमारी इम्यूनिटी एनहांस हुई, जो केमिकल्स थे वो रिमूव हुए, वो न्यूट्रलाइज हुए, और हमारा मैक्रो माइक्रो इन्वायरमेंट अच्छा हुआ, हमारी मेमोरी फास्ट हुई, हमारा नर्वस सिस्टम मजबूत हुआ, हमारे जो नर्व डिमाइलिनेशन होकर डैमेज हो रही थी वो बनी रही। तो ये सारे के सारे प्रभाव जब बॉडी में आते हैं तो निश्चित रूप से आप युवा, जवान और सुंदर बने रहेंगे, शरीर पर, चेहरे पर चमक बनी रहेगी, और उम्र आपको जल्दी से नहीं छुएगी, जल्दी से उम्र के प्रभाव नहीं आएंगे। और अगर आप सही मायने में इन चीजों का प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से जानिए कि आपको बीमारी भी नहीं छुएंगी, स्वस्थ बने रहेंगे, और स्वस्थता के साथ साथ लंबा जीवन और हाथ पैर चलते हुए वाला जीवन आपका रहने वाला है। इसी के साथ मैं ज्ञानी जी से निवेदन करूंगा, कोई प्रश्न आया हो तो कोई प्रश्न कर सकते हैं। जी, पहले तो डॉक्टर साहब मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज आपने इतनी अच्छी बात बताई है। दरअसल महानगरों में तो आधी आबादी में जो हमारी माताएँ-बहनें हैं, लड़कियाँ हैं, वो इसी के पीछे भाग रही हैं और बहुत पैसे इसके पीछे खर्च करती हैं, और फिर उनको अंततोगत्वा जैसा कि आप बता रहे थे कि वो सुंदर होने या गोरा होने के चक्कर में अपनी स्किन में कुछ न कुछ बीमारियाँ फिर उनको हो जाती हैं। लेकिन आपने तो जैसे अपनी माताजी के एग्ज़ाम्पल से बताया, और हम आपको भी देख रहे हैं, तो ये तो सोने पे सुहागा है कि आप न सिर्फ़ युवा दिख रहे हैं, आपका चेहरा चमकदार दिख रहा है, आपके बाल काले दिख रहे हैं, और साथ में कि आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ रही है, आपकी रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ रही है, आपकी आपकी कार्य क्षमता बढ़ रही है, आप स्वस्थ हैं, आप बीमार नहीं पड़ रहे, तो ये तो सोने पे सुहागा हो रहा है। तो इसमें तो माताओं, बहनों को, लड़कियों को जो अपनी ज़रा ब्यूटी के प्रति कॉन्शियस हैं, उनको ज़रूर इसका उपयोग करना चाहिए। तो एक सवाल मतलब थोड़ा-सा अलग है इससे, जी परंतु अ अ, ये एक प्रश्न आया है कि जो पहले शास्त्रों में आता था कि वो दूधो नहाओ पूतो फलो, तो ये अगर दूध से स्नान करें तो स्किन के लिए ये तो बहुत अच्छा रहने वाला ही है, जैसा आपने बता ही दिया। तो ये जो दूध को सीधे ही मतलब कच्चा दूध लगाना ठीक रहेगा या गरम दूध लगाना ठीक रहेगा पूरी त्वचा पर? नहीं, ऐसा है ज्ञानी जी, दूध को तो उबाल के ठंडा करके ही प्रयोग करें। कारण ठीक। क्या है
कि जो जी, शास्त्रोक्त बात है वो तो यही थी कि शुद्ध दूध सीधे सीधे लीजिए और उससे स्नान करिए। जी, लेकिन अब मुश्किल ये है कि हमारे देश में पशुओं में बीमारियां बहुत आ गई, विदेश से इंपोर्ट कर लाए हम, जो जी, विदेशी नस्लें आई, और उनके सानिध्य में रह के या वातावरण के प्रदूषण की वजह से हमारे गोवंश में भी कई प्रकार की बीमारियां लगी, जिसमें जी, मैं 3 मुख्य गिनाता हूँ। ट्यूबरक्लोसिस है, जॉन्डिस डिजीज है और ब्रुसेलोसिस। जी, अब है क्या कि जो ब्रुसेलोसिस का बैक्टीरिया है वो आपकी स्किन सामान्य है उससे भी शरीर के अंदर घुस जाता है। अच्छा, जी। अब खुदा न खास्ता समझिए कि बाई चांस अगर दूध में ऐसा बैक्टीरिया आ गया और जी, सीधे सीधे दूध से नहा लिए तो वो शरीर में घुस के अपनी समस्याएं पैदा कर सकता है। कहाँ तो हम जी, बीमारी रोकने चले, कहाँ बीमारी हो गई। तो जी, बढ़िया बात यह है कि दूध को लीजिए, उबालिए, उबाल के ठंडा करिए और उसके बाद उसका प्रयोग कर लीजिए। और मुझे तो ध्यान है हमारे घरों में तो कभी साहब ये शैम्पू वगैरह कभी आते नहीं थे। शैम्पू में जो झाग आता है वो सोडियम डोडेक्साइल सल्फेट की वजह से आता है, जो हाईली जी, कार्सिनोजेनिक है, कैंसर बनाता है। जी, हमारे जी, घरों जी, में पहले महिलाएं मट्ठे से नहा लेती थी, मट्ठे से बाल धोती थी। बहुत अब देते मट्ठे हैं, से बाल बिल्कुल। धोइए, उससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं, है ना। जी, जी, तो इसी प्रकार जो मैंने बताया कि हम एक ऑयल बनाते रहे और वो ऑयल में हम मट्ठा, गोमय, गोमूत्र, ये सबकी भावना देके पका के बनाते हैं और वो इतना बढ़िया रहता है, इतना बढ़िया कि जिसने भी प्रयोग किया उनके न तो बाल ग्रे हुए न उनके बाल झड़े, उसके बाद से वो सही है ना। जी, तो दूध का प्रयोग कर सकते हैं, दूध नहाइए, लेकिन उबाल के ठंडा करके तब। जी। ये एक बहुत बड़ी एक भ्रांति थी, एक मिसकंसेप्शन था, वो आज आपने दूर कर दिया क्योंकि अज्ञानतावश मैं भी अपने परिवार में कच्चा दूध उपयोग कर रहा था और जी, मैंने तो उसका उपयोग डॉक्टर साहब अपना भी एक मैं एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ और लोग को भी इससे फ़ायदा मिलेगा कि मैं शेविंग करने में कभी कोई क्रीम या आफ्टर शेव लोशन या बाद में भी कोई जी, क्रीम नहीं लगाता हूँ। बस थोड़ा-सा दूध लिया और मुँह पे रगड़ा अच्छे से और फिर शेविंग कर लेता हूँ, तो उससे वो जी। ब्लेड की भी लाइफ़ बढ़ रही है और कोई खर्चा भी नहीं हो रहा। तो मात्र वो हार्डली 15-20 एमएल दूध से ही काम हो जाता है। हो तो जाता है। कई बार कच्चा दूध में बचाना भूल जाता था तो फिर करता नहीं था। अब आपने तो समाधान ऐसा कर दिया कि उबाले हुए दूध का ही उपयोग करना है। तो मैं अपने सब श्रोताओं को बहुत-बहुत इसके लिए वो देता हूँ कि आज उनको इतनी अच्छी जानकारी मिली, वो इन सब का उपयोग करें और उनके कोई प्रश्न होंगे तो अगले हमारा जो सीरीज़ है उसके व्याख्यान में डॉक्टर साहब को हम आमंत्रित करेंगे, उसमें भी आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। तो मैं डॉक्टर साहब का अपने सब श्रोताओं की तरफ से बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी जानकारी आज हमको दी और बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। आपका समय, मार्गदर्शन इसी तरह हमको मिलता रहे। प्रणाम, आशीर्वाद चाहिए।